क्या आपको भी मेरी तरह सपने में वेगना की उस वॉल क्लॉक की आवाज सुनाई दे रही है? क्योंकि भाई इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 के रिलीज का टाइम आ गया है। ये 25 दिसंबर की शाम को आ रहा है अमेरिका में, जिस वक्त हमारे इंडिया में 26 दिसंबर की सुबह के 6:30 बजे होंगे। यानी हमारी सुबह अपसाइड डाउन से शुरू होने वाली है। और सच बताऊं भाई, वॉल्यूम 1 के उन 4 एपिसोड्स ने जो माहौल सेट किया था, डफर ब्रदर्स ने सच में गर्दा उड़ा दिया था। हर सीन में जो रोंगटे खड़े करने वाला लेवल था, दैट वॉज द एब्सोल्यूट पीक स्ट्रेंजर थिंग्स टिल नाउ। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि वॉल्यूम 2 में जो होने वाला है उसकी नींव इन्हीं 4 एपिसोड्स में छुपी है। तो इस वीडियो में हम वॉल्यूम 1 के उन 4 एपिसोड्स का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, हर एक छोटी छोटी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी तगड़ी थ्योरीज पर बात करेंगे जो आपके होश उड़ा देंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस सीजन की सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो ये है कि डफर ब्रदर्स अब कहानी के सेटअप या बिल्डअप पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब फालतू बातों का वक्त निकल चुका है। पहले ही सीन से चीजें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे ही आप एपिसोड 1 स्टार्ट करते हो, आप सीधा कहानी के बीच में लैंड करते हो। कोई स्लो मोशन नहीं, कोई बोरियत नहीं, बस सीधा एक्शन। यही वजह है कि वॉल्यूम 1 के वो 4 एपिसोड्स इतनी तेजी से निकले कि पता ही नहीं चला। शो जहां से स्टार्ट होता है, हमें सीधे फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जब पहले सीजन में विल गायब हुआ था और उल्टी दुनिया यानी अपसाइड डाउन में पहुंच गया था, तब असल में वेकना ने उसके साथ क्या किया था। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि विल हर बार डेमोगोर्गन और वेकना के साथ हमेशा एक कनेक्शन फील करता है। और भाई, सबसे डरावना मोमेंट तो वो था जब इसी सीन में वेकना विल से कहता है कि हम दोनों मिलकर मेरे सारे मंसूबे पूरे करेंगे। अब इसके पीछे का असली खेल क्या है, इस पर मेरे पास एक जबरदस्त थ्योरी है, जिसके बारे में हम वीडियो में थोड़ा आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम पहुंचते हैं व्हीलर्स के घर पे, जहां पर हम देखते हैं नैन्सी और माइक की छोटी बहन होली व्हीलर को। फिर वहां पर हमें दिखता है कि होली जब अपने घर में कुछ काम कर रही होती है, तब उसे खिड़की पर एक आदमी की शैडो दिखती है और होली उसे देखकर वेव करती है और वो आदमी भी उसे वेव करता है। और जब मिसेस व्हीलर होली को पीछे से आवाज देती है तो वो बंदा गायब हो जाता है। और बाद में ये बंदा होली को स्कूल में भी दिखता है। असल में ये होली का दोस्त है जिसका नाम है मिस्टर वॉटसिट। और ये मिस्टर वॉटसिट होली के साथ उसकी उम्र के दूसरे बच्चों को भी दिखाई दे रहा है और उन्हें भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ये बंदा मिस्टर वॉटसिट और कोई नहीं बल्कि वन है, यानी हेनरी। मतलब वो डेमोगॉर्गन्स का बॉस ये साला वेकना ही है। असल में वो बॉस नहीं, डी के बॉस है। वहीं आर्मी और साइंटिस्ट्स ने उल्टी दुनिया में एक लैब बना ली है। इस लैब में हमें दिखती है डॉक्टर के, जिसको 11 चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉपर, 11 और जॉइस हमें दिखते हैं, जहां हॉपर 11 को ट्रेनिंग दे रहा है और वो उसे तैयार कर रहा है वेकना के खिलाफ होने वाली फाइनल बैटल के लिए। लेकिन असल में वो नहीं चाहता कि एल का सामना कभी भी वेकना से हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीजन 4 के एंड में जो पूरे हॉकिंस शहर के बीच में जो वो बड़ी दरारें बन गई थीं, आर्मी वालों ने उन सभी को बंद कर दिया है। सिर्फ एक जगह पर वो गेट खुला रखा गया है जिससे वो लोग उल्टी दुनिया में आ जा सके। फिर दिखाया जाता है कि जब उल्टी दुनिया में उस लेब में सप्लाई पहुंचाने के लिए जब ट्रक्स जाते हैं, तो हॉपर भी चुपके से उनके साथ उल्टी दुनिया में जाता है। बेसिकली सीजन 4 के इवेंट्स के बाद से हॉपर ऐसा कर रहा है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि वेकना उन पे हमला करे, उससे पहले ये लोग ही उसे ढूंढ कर मार दें। वही थ्योरी के थैनोस वापस आए उससे पहले हम ही उस तक पहुंचकर उसे फिर हम पहुंचते हैं द क्रॉल पे। और जिस तरह से ये सब लोग मिलकर क्रॉल करते हैं वो तो अपने आप में ही काफी जबरदस्त है, लेकिन जिस तरह ये लोग इसकी सारी डिटेल्स एक दूसरे तक पहुंचाते हैं वो काफी वाइल्ड था। मतलब पता नहीं कहां से मरी ये इंफॉर्मेशन लेकर आता है कि ट्रक्स उल्टी दुनिया में जाने वाले हैं। फिर रॉबिन अपने रेडियो स्टेशन पर इस इंफॉर्मेशन को बताती है और हां, इनके पास अब इनका खुद का रेडियो स्टेशन है। अब रॉबिन इस इंफॉर्मेशन को कोडवर्ड में बोलती है क्योंकि ये रेडियो स्टेशन पूरा हॉकिंस शहर के साथ आर्मी वाले सुन रहे हैं। फिर दिखाया जाता है कि हाई स्कूल में ये माइक, डस्टिन, विल, लुक्स इस मैसेज को डिकोड करते हैं। सिमिलरली जंगल में हॉपर भी ऐसा करता है एंड एक ही टाइम पे सब लोग अलग अलग जगह पर क्रॉल की प्लानिंग करते हैं। एंड देन जिस तरह से ये सब लोग मिलकर ये क्रॉल एग्जीक्यूट करते हैं, भाई मजा आ गया ये देखकर।
डफर ब्रदर्स और दूसरे सभी राइटर्स ने दिल जीत लिया भाई। इतना जबरदस्त स्क्रीन प्ले भाई, इसे कहते हैं राइटिंग। तो अब तक हॉपर 30 से भी ज्यादा बार इस तरह के क्रॉल कर चुका है, लेकिन अब तक वेकना उसके हाथ नहीं लगा है। लेकिन हॉपर एक बार फिर उसे ढूंढने जाता है, लेकिन इस बार कुछ डेमोज उन आर्मी ट्रक्स पर हमला कर देते हैं और हॉपर का बाहरी दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है और वो वहां पर फंस जाता है। अब वहां अपसाइड डाउन में जो कुछ भी तबाही मच रही होती है, उसकी वजह से विल को अचानक विजन्स आने लगते हैं। उसे वो सब महसूस होने लगता है जो वहां चल रहा है, और फिर उसे एक ऐसा विजन आता है जो उसके होश उड़ा देता है। उसे दिखता है कि एक खूंखार डेमोगोर्गन बड़ी तेजी से व्हीलर्स के घर की तरफ बढ़ रहा है। और इसे सुनने के बाद नैन्सी और एल दोनों वहां पर जाते हैं, लेकिन तब तक वो डेमोगोर्गन नैन्सी के पेरेंट्स पर हमला करके होली को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए एल भी उल्टी दुनिया में चली जाती है। और बाद में हॉपर और एल वहां एक दूसरे से मिलते हैं। फिर वो एक जगह पर फंस जाते हैं, क्योंकि आर्मी वालों के पास लेब का बनाया हुआ एक हथियार है जिससे से 11 अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इस वेपन का नाम है क्रिप्टोनाइट। हाँ, वही सुपरमैन वाला। जैसे क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की ताकत को रोक देता है, वैसे ही ये क्रिप्टोनाइट 11 की ताकत को रोक देता है। मतलब इनकी ये बात मुझे काफी बढ़िया लगती है कि वो कभी भी कहीं से भी कुछ भी उठा के इस शो में डाल देते हैं। वही दूसरी तरफ विल के विजन्स और भी डार्क होते जा रहे हैं। पहले उसे स्कूल में होली दिखी थी, फिर उसे एक मोटे लड़के से जुड़ा कुछ अजीब महसूस हुआ। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसे एक साथ वो 3 बच्चे दिखे जो हॉकिंस से गायब हुए थे, और अब वो उल्टी दुनिया में कहीं बंधे हुए हैं। यहीं पर विल को असली खेल समझ में आता है। वेकना इस बार भी बच्चों को ही टारगेट कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले उसने विल को किया था। पर इस बार उसका प्लान और भी भयानक है। उसे अपने किसी बड़े मकसद के लिए कुल 12 बच्चों की जरूरत है। 3 उसके पास पहले से हैं, होली को वो उठा चुका है और अब उसकी नजर बाकी के 8 बच्चों पर है। तो फिर ये लोग इन बच्चों को बचाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखती है नन्ही होली, जो मिस्टर वॉटसिट यानी हेनरी के साथ है। हेनरी उसे अपने उसी पुराने भूतिया घर में ले गया है, लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। वो घर टूटा फूटा या डरावना नहीं है, बल्कि सब कुछ एकदम परफेक्ट और सुंदर दिख रहा है। हेनरी यहां होली के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा है। फिर हेनरी उसे घर पर अकेला छोड़कर कहीं बाहर जाता है, पर जाने से पहले वो होली को एक सख्त वार्निंग देता है कि कुछ भी हो जाए, घर के बाहर उस जंगल में मत जाना। लेकिन जैसे ही हेनरी जाता है, घर की डोरबेल बजती है। होली बाहर जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता, बस एक लेटर पड़ा मिलता है। और भाई, उस लेटर में लिखा होता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे एक्स पर आकर मिलो। जब होली उस लेटर को पढ़कर बताए हुए ठिकाने पर पहुंचती है, तो वहां उसे वो मिलता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, मैक्स मैफील्ड। मैक्स, जो पिछले सीजन के बाद से कोमा में थी, वो यहां होली को सामने खड़ी मिलती है। मैक्स उसे एक डरावना सच बताती है। वो होली को समझाती है कि हेनरी कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो तुम्हें बचा नहीं रहा है। असल में हेनरी ने हम सबको अपनी पुरानी यादों में कैद किया हुआ है। जो कुछ भी अच्छा और सुंदर दिख रहा था, वो बस एक धोखा है। मैक्स उसे बताती है कि वो काफी टाइम तक हेनरी से भागती रही। फिर एक दिन वो इस गुफा तक पहुंची जहां पर हेनरी कभी भी नहीं आता है। पता नहीं क्यों, लेकिन शायद इस जगह से उसकी कोई बूढ़ी याद जुड़ी है जिससे वो यहां पर नहीं आ पाता है। इसके बाद हम फिर पहुंचते हैं हॉपर और 11 के पास, जहां हॉपर आर्मी वालों के उस हमले से 11 को बचा लेता है। फिर आगे चल के उन्हें पता चलता है कि लेब के अंदर कुछ तो है जिसे इन्होंने कैद करके रखा हुआ है, जिसकी पावर्स शायद 11 के जैसी ही हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो वेकना ही होगा। और लेब वालों ने उसे क्रिप्टोनाइट वेपन की हेल्प से कैद किया हुआ है। सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि वेकना इतना पावरफुल है कि वो बच्चों के माइंड को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इस बार वो उन्हें कंट्रोल नहीं, बल्कि सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो थ्योरी ये बन रही थी कि शायद लैब में वेकना ही कैद है, और क्योंकि वो कैद में है, बावजूद इसके वो कुछ हद तक अपनी पावर्स यूज कर पा रहा है और इन बच्चों तक पहुंच रहा है। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह से तब गलत साबित हो जाती है जब 11 और हॉपर उस लेब में घुसकर वो दरवाजा खोलते हैं, और सामने हमें दिखती है 11 की बहन हेट। हाँ, 11 की वो ही बहन जिसे हमने सीजन 2 में देखा था। अभी अगर आपको याद ना हो तो बता दूं कि उसके पास 11 से काफी अलग तरह की पावर्स है। जहां पर 11 और उसके जैसे बाकी बच्चों के पास चीजों को दूर से हिलाने और माइंड में घुसकर उनकी यादों को देखने की पावर है, वही 8 के पास काफी अलग पावर है, जिसमें वो लोगों को दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करके उन्हें वो चीजें दिखा सकती है जो कि रियलिटी में होता नहीं है।
नाउ आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्स और होली जिस सेफ जगह या यादों में फंसी हुई हैं, उसका सीधा कनेक्शन 8 से है। हो सकता है कि वो गुफा या वो यादें असल में 8 का बनाया हुआ एक इल्यूजन हो, ताकि वो उन्हें वेकना से छिपा सके। आई एम नॉट श्योर, बट मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं वहां पर जहां आर्मी वालों ने बच्चों को रखा हुआ है। माइक, विल, लूकस, रॉबिन और जॉयस मिलकर के अपने प्लान के मुताबिक बच्चों को बचाने के लिए सुरंग से वहां जाते हैं और वो कुछ बच्चों को वहां से भगाने में कामयाब भी होते हैं। पर आखिर में माइक, विल और जॉयस को आर्मी वाले पकड़ लेते हैं। लुक्स अभी भी कुछ बच्चों के साथ सुरंग में ही है और रॉबिन और मरी कुछ बच्चों को लेकर ट्रक में भाग रहे हैं। तभी अचानक से बहुत सारे डेमोगॉर्गन्स आ जाते हैं और वो आए हैं उन बच्चों को पकड़ के उल्टी दुनिया में ले जाने के लिए। अब आर्मी कैंप में उन डेमोगॉर्गन्स ने कोहराम मचा दिया है और इसी अफरा तफरी के बीच एंट्री होती है साले डी के बॉस यानी वेकना की। वेकना सबको साइड करते हुए विल को हवा में उठाता है और अपनी ओर खींचता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है मैंने इन बच्चों को ही क्यों चुना? क्योंकि ये सब बहुत कमजोर है, दिमाग से भी और शरीर से भी। बहुत आसान होता है इन्हें तोड़ना और काबू करना। तुम इनमें से सबसे पहले थे और तुम ही थे जिसने मुझे अपनी असली ताकत का एहसास दिलाया था। इतना कह के वो विल को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन फिर विल को विजन आते हैं जिसमें उसे दिखता है कि डेमोस उसके दोस्तों को मारने के लिए जा रहे हैं। एक डेमो रॉबिन के सामने खड़ा है, दूसरा लूकस के सामने है और तीसरा माइक की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही ये डेमोस उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तभी विल उठता है और उन डेमोस को हवा में लटका देता है। एंड गाइज, वो था एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट और यही था स्ट्रेंजर थिंग्स का अब तक का बेस्ट मोमेंट। डफर ब्रदर्स ने कहा था कि ये विल का सीजन होने वाला है। इस चीज से उनका मतलब क्या था अब समझ में आ गया है। भाई, अपना लल्लू लाल भोंदू कुमार जो अब तक मम्मी मम्मी करता रहता था, वो अब फाइनली एक सुपर हीरो बन चुका है। और भाई, जैसे ही वो सीन आता है जहां एल की तरह विल की नाक से भी खून बहने लगता है, उसे देखकर मेरे दिमाग में एक जबरदस्त थ्योरी आई। जैसे डॉक्टर ब्रेनर ने हेनरी के डीएनए से सुपर पावर वाले बच्चे बनाए थे, वैसे ही अब वेकना अपना खुद का सुपर पावर गैंग बना रहा है उन 12 बच्चों के साथ जो कि पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होंगे और फिर वो उनकी मदद से अपने मंसूबे पूरे करेगा, जैसा कि उसने विल से पहले एपिसोड की शुरुआत में कहा था। और उसने यही चीज विल के साथ करी हुई है। उसी ने विल को ये सुपर पावर्स दी है और इसी वजह से विल हमेशा एक कनेक्शन महसूस करता था डेमोस के साथ और वेकना के साथ। असल में विल को अपनी इन पावर्स का कभी अंदाजा ही नहीं था और न ही कभी किसी ने उन्हें बाहर लाने में उसकी मदद की, इसलिए उसकी ताकत दबी रही। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि माइक, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, मौत के मुंह में है, उसका वो ट्रिगर दब गया और शक्तियां एक्टिवेट हो गईं। उसने सिर्फ माइक को ही नहीं बल्कि रॉबिन और लुक्स को भी बचा लिया। और भाई, जिस तरह उसने उन डेमोगॉर्गन्स को हवा में उठाकर चटकाया, वो बिल्कुल वेकना के स्टाइल में था। यह साबित करता है कि विल के पावर्स वेकना की ही देन है। अब आते हैं इस वीडियो की लास्ट थ्योरी पर, जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर फैल रहे एक बहुत ही तगड़े रूमर से होती है। कहा जा रहा है कि अपना फेवरेट बेबीसिटर स्टीव हैरिंगटन इस सीजन में मारा जाएगा। पर भाई, मुझे कुछ और ही लग रहा है। मेरे हिसाब से इस बार स्टीव नहीं बल्कि इस बार जोनथन के लगने वाले हैं। और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि भाई प्लान कर रहा है नैन्सी को रिंग देकर प्रपोज करने का, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब। पर भाई, सिनेमा का इतिहास गवाह है कि जब भी कोई कैरेक्टर ऐसे फ्यूचर प्लान्स बनाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ कांड जरूर होता है। तो मैंने अपनी लाइफ में जो इतनी सारी मूवीज में ये सब देखा है, उसी वजह से मुझे लगता है कि जोनथन भाई की वॉट लगने वाली है और स्टीव द बेबी सिटर हैरिंगटन का वो 6 बच्चों और वाइफ के साथ वेकेशन टूर पर जाने का सपना पूरा होने वाला है। तो ये थी कुछ डिटेल्स और थ्योरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 के ऊपर। वॉल्यूम 2 बहुत जल्द आ रहा है और मैं उसके लिए सुपर एक्साइटेड हूं। तो भाई लोग, अगर आपके पास भी उससे रिलेटेड कोई भी क्रेजी थ्योरी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्यूचर में ऐसी ही और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।